वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 2 दिसंबर 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यौन अपराधों के मामलों में न्याय प्रदान करने के लिए एक समर्पित फास्ट कोर्ट ट्रैक अदालतों को 3 साल की अवधि के लिए और जारी रखने के लिए मंजूरी दे दी है। तो देख लेते हैं फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट क्या होता है। इसे अगस्त 2019 में बलात्कार और यौन अपराधों के से बच्चों को संरक्षण अधिनियम, जो इसको पॉक्सो अधिनियम कहते हैं, इससे संबंधित मामलों के समय पर निपटान करने के लिए FTSC की स्थापना, फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की थी। इसके केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में इसको तैयार किया गया था। इसका प्रारंभ में अक्टूबर 2019 में 1 वर्ष के लिए शुरू किया गया था। जब ये शुरू किया गया था तो 1 वर्ष के लिए शुरू किया गया था। इस योजना को अतिरिक्त 2 वर्षों के लिए 31/3/2023 तक के लिए फिर बढ़ा दिया गया था बाद में। अब इसे रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ 31/3/2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है फिर से। इसमें लागत जो होगी और जो इसको संचालन करने में जो खर्चा आता है उसकी होगी 1952.23 करोड़ रुपए। इसमें अब 3 साल में जो भी लागत होगी, जो आगे बढ़ाया गया है। इसका फंड तो इसमें केंद्रीय जो फंड होता है वो केंद्रीय हिस्सा निर्भया फंड से वित्त पोषित होता है। निर्भया फंड ये 2012 में बनाया गया था। जो निर्भया कांड हुआ था वो तो हम सभी को पता है। तो उस टाइम एक सरकार ने फंड बनाया था, निर्भया फंड। उसमें लोग जो अपना डोनेशन देते हैं, बाकी बहुत से दान जो भी करते हैं, बाकी सरकार देती है, राज्य सरकार जो भी देना चाहे वो दे सकता है। तो उसी फंड का पैसा होता है और उसी फंड से ये फास्ट ट्रैक कोर्ट का संचालन किया जाता है। इन्हें समर्पित अदालतों के रूप में डिजाइन किया गया है, जिससे उम्मीद की जाती है कि वे त्वरित न्याय सुनिश्चित करेंगे और यौन अपराधियों के लिए निवारक ढांचे को मजबूत करते हुए जो पीड़ितों को त्वरित राहत प्रदान करेंगे। इसका नोडल मंत्रालय, तो इसे कानून और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। ये देश भर में FTSC की फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना के लिए राज्य सरकार के संसाधनों को बढ़ाता है, जिससे बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम से संबंधित मामलों का त्वरित निपटान सुनिश्चित होता है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस योजना में जो भाग लिया है उसमें 414 विशिष्ट पॉक्सो अदालतों सहित 761 फास्ट ट्रैक कोर्ट का संचालन किया जा रहा है। योजना के अपेक्षित परिणाम क्या हुए हैं? तो इसमें यौन और लिंग आधारित जो हिंसा को समाप्त करने के लिए देश की प्रतिबद्धता को ये प्रतिबिंबित दिखाता है। बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम से लंबित मामलों को काफ़ी हद तक इसने कम किया है, जिससे न्यायिक प्रणाली पर बोझ से राहत मिली है। जो न्याय व्यवस्था को बोझ से राहत मिली है, क्योंकि न्याय व्यवस्था कहाँ तक इतने केस देखे, क्योंकि उसके पास वैसे ही बहुत सारे केस पेंडिंग में हैं। ये बेहतर सुविधाओं और त्वरित सुनवाई के माध्यम से यौन अपराधियों के पीड़ितों के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित करना है इसका उद्देश्य, और ये मामलों के बोझ को प्रबंधनीय संख्या तक काम करे, ऐसा इसका कार्य है। हमारा अगला आर्टिकल है एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह यानी एक्सपोसेट उपग्रह के बारे में अगला आर्टिकल हमारा है। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में जैसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने घोषणा की है कि भारत अपना पहला एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट यानी एक्सपोसेट लॉन्च करने के लिए तैयार है। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये विषम परिस्थितियों में चमकीले खगोलीय एक्सरे स्रोतों की जो विभिन्न गतिशीलता का अध्ययन करने वाला भारत का पहला समर्पित पोलरीमेट्री मिशन है। इसका उद्देश्य होगा लक्ष्य तीव्र एक्सरे स्रोतों के ध्रुवीकरण की जांच करना। ये अंतरिक्ष यान पृथ्वी की निचली कक्षा में 2 वैज्ञानिक पेलोड ले जाएगा। पोलिक्स यानी एक्सरे में पोलीमीटर उपकरण जो लगा होगा, ये खगोलीय मूल के 8 से 30 kb प्रोटॉनों की मध्यम एक्सरे ऊर्जा रेंज में पोलरीमीटर मानदंडों, जो ध्रुवीकरण की डिग्री और कोण होते हैं, उनको मापने का कार्य करेगा। XSPECT यानी एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी और टाइमिंग, ये पेलोड 0 से 8 से 15 kb की ऊर्जा रेंज में स्पेक्ट्रोस्कोपिक जानकारी देगा। इसे निम्न पृथ्वी कक्षा यानी 650 किलोमीटर ऊंचाई की गैर सूर्य तुल्यकालिक कक्षा से लगभग 6 डिग्री का कम झुकाव से अवलोकन करने के लिए नामित किया गया है।
इस मिशन का जीवन लगभग 5 वर्ष होने की उम्मीद है। एक्सपोसेट पर मौजूद पेलोड पृथ्वी की छाया के माध्यम से अंतरिक्ष यान के परागमन के दौरान यानी ग्रहण अवधि के दौरान एक्सरे स्रोत का निरीक्षण करेंगे। इसे श्री हरिकोटा के अंतरिक्ष धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV द्वारा लॉन्च किया जाएगा। हमारा अगला आर्टिकल है एक्सोलोटल के बारे में। तो अभी हाल ही में मेक्सिको के राष्ट्रीय स्वायत्त विश्वविद्यालय ने के पारिस्थितिकी जो विद है उन्होंने एक्सोलोटल के संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए जो धन उगाने वाले अभियान को फिर से शुरू कर दिया गया है। इतनी पैसा इकट्ठा कर रहे हैं इसके संरक्षण के लिए। ये जलीय सैलामेंडर है जो अपनी रीढ़ की हड्डी, हृदय और अंगों को पुनर्जीवित करने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। ये उभयचर अपने पूरे जीवन में आसानी से नए न्यूरॉन्स बनाते रहते हैं। उभयचर की एक प्रजाति है ये। एक्सोलोटल में मनुष्यों की तरह प्रत्येक जीन की 2 प्रतियां होती हैं, एक पिता से विरासत में मिली होती है और दूसरी माँ से। ये बाहरी गलफड़ों जैसे लार्वा विशेषताओं को स्थायी रूप से बनाए रखने के लिए उल्लेखनीय है। ये प्रजाति केवल मैक्सिको सिटी के भीतर जोचिमिल्को झील जो है वहाँ पे मैक्सिको सिटी के भीतर जोचिमिल्को झील उसमें पाई जाती है। एक्सोलोटल नाम एम्बिस्टोमा टाइग्रिनस यानी टाइगर सैलामेंडर के किसी भी पूर्ण विकसित लार्वा पर भी लागू होता है जिसे अभी तक अपने बाहरी गलफड़े नहीं खोए हों। ये मोलस्क, कीड़े, लार्वा और क्रेटेशियस और कुछ मछलियों के मेनू पर दावत करते हैं। इनकी संरक्षण की स्थिति तो ये IUCN की जो लिस्ट रेड लिस्ट होती है उसमें गंभीर रूप से खतरे में है, यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो ये क्रिटिकली जो इंडेंजर्ड होते हैं प्रजाति, इस पे UPSC खासा दिलचस्पी दिखाती है, यहाँ से क्वेश्चन बना लेती है, तो इसको ध्यान से देख लेना। खतरा तो ये आवास का, इसमें खतरा इसको किससे है? इसमें आवास का इसका क्षरण हो रहा है, प्रदूषण बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है, मछली पकड़ने से भी इसको खतरा है और जो गैर देसी शिकारी आते हैं, पालतू व्यापारी होते हैं, उनसे भी इसको खतरा है। हमारा अगला आर्टिकल है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान के महाअभियान के बारे में। तो आइए देखते हैं। अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24,104 करोड़ रुपए के कुल जो परिव्यय यानी राशि का मतलब घोषणा प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत करी थी। इसके बारे में देखते हैं प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के बारे में। तो ये जनजातीय मामलों के मंत्रालय सहित 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए PM जनमन यानी केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाएं शामिल हैं। इस योजना का उद्देश्य स्थायी आवास, सड़क कनेक्टिविटी, पाइप जलपूर्ति, मोबाइल चिकित्सा इकाइयां, छात्रावास निर्माण, आंगनबाड़ी सुविधाएं और कौशल विकास केंद्र आदि जैसे महत्वपूर्ण हस्तक्षेप प्रदान करना है। 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों के अलावा इसमें अन्य मंत्रालयों के निम्नलिखित हस्तक्षेप मिशन का भी हिस्सा होंगे। मतलब इसके अलावा भी और अन्य भी कुछ मिशन हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं। आयुष मंत्रालय मौजूदा मानदंडों के अनुसार आयुष कल्याण केंद्र स्थापित करेगा और मोबाइल चिकित्सा इकाइयों के माध्यम से PBTG बस्तियों तक आयुष सुविधा विस्तार किया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय इन समुदायों के उपयुक्त कौशल के अनुसार PBTG बस्तियां बहुउद्देशीय केंद्रों और छात्रावासों में कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधा भी प्रदान करेगा। हमारा अगला आर्टिकल है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने अपनी मन की बात में जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चल रही है उसको 5 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2020 में कोविड-19 के दौरान इसको लॉन्च किया गया था। इस महामारी से प्रभावित आर्थिक और कमजोर वर्ग को जो वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इसको डिजाइन किया गया था। इस योजना में महिलाओं और बुजुर्ग व्यक्तियों को नगद हस्तांतरण के साथ साथ हर महीने 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न यानी अनाज का वितरण भी किया जाता है। इसमें इसे व्यापक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य था महामारी से जो प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं, जो लोग महामारी से प्रभावित हुए हैं, उनको विशेष रूप से गरीबों को जो हाशिए पर रहने वाले व्यक्ति हैं उनको राहत प्रदान करना था। इस योजना के अनुसार सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो आने वाले परिवार होते हैं
उनको दिए जाने वाली सब्सिडी वाले जो राशन के अतिरिक्त हर महीने 5 किलो राशन मुफ्त प्रदान करने की घोषणा इसमें करी गई थी। तो इसके पात्र कौन होंगे, कौन से लोग? तो इसकी पात्रता के मानदंडों में जो इसका लाभ जो विशिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करेंगे वो परिवार इन तक इनकी पहुंच होगी। इसमें अंत्योदय, अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवार श्रेणी से संबंधित परिवार इस योजना के लिए पात्र होंगे। PHH की पहचान राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा उनके द्वारा विकसित मानदंडों के अनुसार की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा परिवारों की पहचान की जाती है। ऐसे परिवार जिनकी मुखिया विधवा हैं या असाध्य रूप से बीमार व्यक्ति या विकलांग व्यक्ति या 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो व्यक्ति हैं जिनके पास आजीविका या सामाजिक समर्थन का कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है, उनको ये उसके लिए पात्र होंगे। विधवाएं जो असाध्य रूप से बीमार व्यक्ति या विकलांग व्यक्ति जिसमें 60 वर्ष से अधिक आयु व्यक्ति की एकल महिलाएं, एकल पुरुष जिनके पास कोई पारिवारिक या सामाजिक समर्थन निर्वाह सुनिश्चित साधन नहीं है, वे भी इसके पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त वे सभी आदिम जनजाति परिवार जो भूमिहीन हैं, खेतिहर मजदूर हैं और सीमांत किसान, जो ग्रामीण कारीगर, शिल्पकार जैसे कुम्हार, चर्मकार, झुग्गी झोपड़ी वाले और अनौपचारिक क्षेत्र में जो मतलब MSMEs में लगे होते हैं, जिनका छोटे छोटे जो हमारे यहाँ उद्योग हैं उनमें लगे होते हैं, जो 90% उसी में कार्यरत हैं और दैनिक आधार पर अपनी आजीविका चलाते हैं, मतलब डेली मजदूरी करके, वो व्यक्ति इसको शामिल हैं। कुली, रिक्शा चालक, हाथ गाड़ी वाले, खींचने वाले और ग्रामीण और शहरी दोनों मतलब प्रकार के ग्रामीण और शहरी जो भी होंगे सारे लोग इसमें शामिल किए जाएंगे। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को भी इस नागरिक पात्र इसमें योजना के तहत शामिल किया गया है। हमारा अगला आर्टिकल है INS कदमत के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में तैनात भारतीय जहाज INS कदमत ने जापान के जोएस टोबाटा के साथ अंडरवे रिप्लेसमेंट मतलब इसका संचालन किया है। तो INS कदमत के बारे में देख लेते हैं। यह एक स्वदेशी स्टील्थ पनडुब्बी रोधी युद्धक कॉर्वेट है। इसके प्रोजेक्ट 28 के तहत कोलकाता के गार्डन रीच शिपयार्ड शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा भारतीय नौसेना के लिए निर्मित 4 पनडुब्बी रोधी युद्धक कॉर्वेट में से दूसरा जहाज है। इसे भारतीय नौसेना में जनवरी 2016 में शामिल किया गया था और इस जहाज को भारतीय नौसेना की पूर्वी नौसेना कमान में शामिल किया गया है। इसका नाम भारत के लक्षद्वीप द्वीप समूह के कदमत द्वीप पर रखा गया है और INS कदमत की प्राथमिक भूमिका पनडुब्बी युद्ध, दुश्मनों की पनडुब्बी हमलों से काफिले और उनके बंदरगाहों में जहाज़ों की रक्षा करना है। इसकी विशेषताएं क्या हैं तो देख लेते हैं। इसकी लंबाई 109 मीटर है, जो फिट में अगर नापें तो 358 फिट होगी और बीम यानी चौड़ाई 12.8 मीटर है यानी 42 फिट। इसकी गति 25 समुद्री मील यानी 46 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 18 समुद्री मील है यानी 33 किलोमीटर प्रति घंटा पर, या 3450 मील यानी 5550 किलोमीटर यानी 18 से 34। इसके स्टाफ तो इसमें 180 नाविक हैं और 13 अधिकारी इसमें रहते हैं। ये जहाज अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर मशीनों से सुसज्जित है। इसे समुद्री किंग एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर चढ़ने के लिए भी डिजाइन किया गया है। इस जहाज में पानी के भीतर सेंसर और एकीकृत संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली के अलावा प्रारंभिक चेतावनी, नेविगेशन और अग्नि नियंत्रण रडार भी है। यह पानी के भीतर निम्न स्तर विकिरण शोर उत्पन्न करता है जिसे इसका पता लगाने की संभावना कम हो जाती है। यह विमान भेदी तोपों, टारपीडो और रॉकेट लॉन्चर से भी सुसज्जित है। हमारा अगला आर्टिकल है सेंट जॉर्डिया पगेसी के बारे में, तो देख लेते हैं ये क्या है। ये एक जेली फिश टाइप की दिखती है, आप देख सकते हैं इसमें कितना प्यारी सी। तो अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने सेंट जॉर्डिया पगेसी नामक एक नई प्रजाति के अस्तित्व की पुष्टि की है, तभी ये चर्चा में है, तो देख लेते हैं। तो सेंट जॉर्डिया पगेसी, जिसे सेंट जॉर्ज क्रॉस मेडुसा जेलीफिश भी कहा जाता है, ये जेलीफिश की खोजी गई एक नई प्रजाति है। इसे दुर्लभ भी माना जाता है और ये केवल जापान के टोक्यो से लगभग 600 मील दक्षिण पूर्व में जो एक द्वीप है ओगासावारा द्वीप, इस समूह इसके पास ही ये सुबिसु कोल्डेरा में पाई जाती है। सेंट जॉर्डिया कातालान भाषा में सेंट जॉर्ज को संदर्भित करता है,
जो उसके क्रॉस आकार के पेट की ओर संकेत करता है। इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो ये 4 इंच चौड़ी और 3 इंच लंबी होती है। इसका लगभग 240 जो स्पर्शकों वाला एक गोलाकार शरीर होता है, बॉडी होती है, मतलब इसका शरीर जो बॉडी होती है ये पारदर्शी कुशन जैसा दिखता है। इसके निचले किनारे पर एक मोटी सफ़ेद जो चक्राकार आकृति होती है। इसके केंद्रीय जो मतलब बीच के भाग में रिंग का छोटी नस जैसी संरचनाएं फैली होती हैं और इसका सबसे विशिष्ट विशेषता चमकदार लाल क्रॉस आकार का जो बीच का भाग होता है। जेलीफिश की विशिष्ट विशेषताओं से पता चलता है कि इसमें एक नया नाइडेरियन जहर हो सकता है। जेलीफिश क्या होती है? तो जेलीफिश एक प्रकार का समुद्री जंतु होता है जो फाइलम निडारिया से संबंधित है, जिसमें समुद्री एनीमोन, समुद्री व्हीप और प्रवाल जैसे जीव शामिल होते हैं। फाइलम के सभी सदस्यों की तरह जेलीफिश के शरीर के अंग एक केंद्रीय अक्ष से विकिरण उत्पन्न करते हैं। वे दुनिया भर में के महासागरों में पाए जाते हैं और विभिन्न आकृतियों और आकारों में आते हैं। जेलीफिश में एक नरम, पारदर्शी और छतरी के आकार की घंटी होती है जो गति के लिए स्पंदित हो सकती है। स्पर्शक इस घंटी नुमा आकृति से लटकते हुए होते हैं। जेलीफिश के जाल में छोटी छोटी चुभने वाली कोशिकाएं भी होती हैं जो अपने शिकार को खाने से पहले उसे सचेत या पंगु बना देती हैं, अचेत यानी मूर्छित या पंगु बना देती हैं। इसमें घंटी के आकार के शरीर के अंदर एक छिद्र भी होता है जो इनका मुंह होता है। इसी छिद्र से कचरा खाते हैं और ये फेंक देते हैं। हमारा अगला आर्टिकल है विश्व एड्स दिवस के बारे में। तो आइए देखते हैं। अभी 1 दिसंबर को प्रत्येक 1 दिसंबर को मतलब विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो अभी 1 दिसंबर को मनाया गया। तो ये क्यों मनाया जाता है? तो ये HIV एड्स के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन इस बीमारी से जुड़े जो कलंक हैं, जो सामाजिक बुराई हैं, उनको समाप्त करने के लिए एक अवसर के साथ उन लोगों को सभी सम्मान करता है जिन्होंने अपना बहुमूल्य जीवन खो दिया और ऐसे जीवन में संलग्न हैं जो एड्स अनुसंधान और उन्नत उपचार का समर्थन करते हैं। ये पहली बार 1988 में मनाया गया था जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस दिन को मान्यता दी थी। विश्व एड्स दिवस 2023 का विषय यानी थीम है समुदायों को नेतृत्व दें, यानी लेट कम्युनिटीज लीड। अब देख लेते हैं HIV क्या होता है। तो HIV एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम AIDS मानव इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV के कारण होने वाली एक दीर्घकालिक संभावित जीवन घातक स्थिति है। यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है जिससे व्यक्ति अन्य संक्रमणों और बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। यदि इसका इलाज ना किया जाए तो ये एड्स का कारण भी बन सकता है। संक्रमण इसका कैसे होता है? तो ये एक यौन संचरित संक्रमण है। ये संक्रमित रक्त के संपर्क से, अवैध इंजेक्शन, नशीली दवाओं के उपयोग या सुइयों को साझा करने, एक सुई किसी एड्स वाले की लगाई, उसी सुई को दूसरे में लगा दिया इंजेक्शन, तो भी हो सकता है। इसको करने से ये फैल सकता है। ये गर्भावस्था में या प्रसव या स्तनपान के दौरान माँ से बच्चे में भी फैल सकता है। तो अब इसका उपचार क्या है? तो वर्तमान में कोई प्रभावी इसका इलाज नहीं है अभी तक। ये जब एक बार व्यक्ति के HIV से संक्रमित हो जाता है तो वह जीवन पर्यंत रोगी बना रहता है। हालांकि इसको उचित चिकित्सा देखभाल से नियंत्रित किया जा सकता है। HIV से पीड़ित व्यक्ति जो प्रभावी HIV उपचार, जिसे एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी कहा जाता है, इसे प्राप्त कर सकते हैं और वे लंबा स्वस्थ जीवन बिता सकते हैं। वे अपने सहयोगियों के साथ रक्षा भी कर सकते हैं। हमारा अगला आर्टिकल है असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने संकेत दिया है कि वह असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित एक कार्यक्रम पर रोक लगा सकते हैं। तो देख लेते हैं असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। तो ये अभ्यारण्य दिल्ली हरियाणा सीमा पर अरावली पहाड़ी श्रृंखला के दक्षिण दिल्ली कटक पर 32.71 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। तो जैसे कि देख सकते हैं ये दिल्ली का मैप है और इधर ये हरियाणा का एरिया लगता है इससे,
ये हरियाणा का एरिया लगता है, और जो ये लाइन बनी है एरिया, ये इधर राजस्थान एरिया पर पड़ने लगता है। तो ये यहाँ पर ये स्थित है, और यहाँ पर ये हरियाणा का जो जिला है फरीदाबाद, उसके साथ ये दिल्ली बॉर्डर पे ही है फरीदाबाद, वहीं पे ये स्थित है। तो भाई देख लेते हैं। ये दक्षिणी दिल्ली और हरियाणा राज्य के फरीदाबाद और गुरुग्राम जिलों के उत्तरी भागों में स्थित है। ये सरिस्का दिल्ली वन्यजीव गलियारे का भी हिस्सा है, जो राजस्थान में सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य से दिल्ली कटक तक फैला हुआ है। ये वनस्पति यहाँ पर, तो यहाँ पर चैंपियंस और सेठ ये 1968 के अनुसार वनस्पति उत्तरी उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन के अंतर्गत आती हैं। यहाँ देसी पौधे जैसे जेरोफाइटिस अनुकूल प्रदर्शित करते हैं, जैसे कांटेदार उपांग, मोम लेपित रसीले और टोमेटोज पत्ते होते हैं उनमें। जलवायु यहाँ की तो प्रमुख रूप से ये दूर अंतर्देशीय स्थिति और महाद्वीपीय हवा की व्यापकता से प्रभावित होती है, जो भीषण गर्मी के साथ साथ अत्यधिक सर्दियों की विशेषता भी है। वनस्पतियों में यहाँ पर प्रमुख रूप से विदेशी प्रजाति के रूप में प्रोपोपिस जूलीफ्लोरा और प्रमुख देसी प्रजाति के रूप में डायस्पेरोस मोंटाना शामिल है। जीव जंतुओं में यहाँ पर गोल्डन सियार, धारीदार लकड़बग्गे, भारतीय कलगी, शाही सिवेट, जंगली बिल्लियाँ, सांप, मॉनिटर छिपकली, नेवला आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। हमारा अगला आर्टिकल है अभी जो UNFSSC की COP 28 शिखर सम्मेलन में लॉस एंड डैमेज जो उसके कोष की गठन की मंजूरी दी गई है। तो अभी देख लेते हैं इसके बारे में। तो इस कोष के गठन की घोषणा सबसे पहले 1922 में जो इसका COP 27 के दौरान शर्म शेख में जो मिस्र में है इसमें की गई थी। जलवायु परिवर्तन के ऐसे जोखिमों से उत्पन्न होने वाले नकारात्मक परिणामों को हानि और क्षति से को कहा जाता है, जिन्हें रोका नहीं जा सकता। इन जोखिमों में समुद्र के जलस्तर में वृद्धि, लंबे समय तक चलने वाली जो हीट वेव, प्रजातियों की विलुप्ति, फसलों को खराब उपज आदि शामिल हैं, जो ये सब प्रभाव पड़ते हैं। इसके लिए लॉस एंड डैमेज फंड बनाया गया है, इसको मंजूरी यहाँ पर दी गई है। लॉस एंड डैमेज कोष की इसका उद्देश्य ऐसे देशों को मुआवजा देना है जो पहले से ही जलवायु परिवर्तन की समस्या का सामना कर रहे हैं। इसे विश्व बैंक में स्थापित किया जाएगा। हालांकि इसका प्रबंधन एक स्वतंत्र सचिवालय करेगा। संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, जापान आदि कई शहरों ने इस कोष में धनराशि देने की बात कही है। लॉस एंड डैमेज के मुआवजे की चुनौतियां क्या हैं? तो इसमें लॉस एंड डैमेज गतिविधियों के वर्गीकरण से संबंधित देशों के बीच एक सहमत परिभाषा का अभाव है। गौरव जैसे कि स्पष्ट परिभाषा की अनुपस्थिति है जो मानवतावादी सहायता के साथ लॉस एंड डैमेज गतिविधियों का दोहराव हो सकता है। लॉस एंड डैमेज पर व्यवस्थित रूप से सूचना एकत्र करने, रिकॉर्ड करने और रिपोर्ट करने के लिए डेटा की उपलब्धता तथा इससे जुड़ी जो प्रक्रियाएं हैं ये काफ़ी निम्न स्तर की हैं। विशेष रूप से विकासशील देशों के पास वैज्ञानिक रूप से आदर्श लॉस एंड डैमेज के लिए सीमित तकनीकी क्षमताएं हैं। लॉस एंड डैमेज के लिए बारसा इंटरनेशनल मैकेनिज्म ये 2013 में बारसा जो पोलैंड में है इसमें आयोजित COP 19 के दौरान लॉस एंड डैमेज के लिए WIM की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य था विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो लॉस एंड डैमेज का समाधान करना था। ये व्यापक जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोणों के संबंध में ज्ञान और समझ को बढ़ाना इसका कार्य है WIM का। ये लॉस एंड डैमेज समाधान हेतु वित्त और प्रौद्योगिकी क्षमता निर्माण के साथ कार्रवाई तथा सहायता में भी वृद्धि करना है इसका। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, तो ये इसको 1992 में अपनाई गई थी ये, और ये बहुपक्षीय संधि है। ये कन्वेंशन जलवायु परिवर्तन के लिए जो निपटने की दिशा में हुई जो प्रगति की माप करता है, और साथ ही ये बहुपक्षीय प्रक्रियाओं पर चर्चा आयोजित करने में भी मदद करता है। इस संधि का 1994 में लागू हो गई थी और वर्तमान में इसमें 198 देश हैं इस कन्वेंशन के पक्षकार हैं, इसके मतलब 198। इस साल COP 28 की मेज़बानी ये संयुक्त अरब अमीरात में हो रही है, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन करते हैं चाइना और अमेरिका, और इसमें से ना तो चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आए और ना ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आए। जो सबसे ज़्यादा विश्व में उत्पादन करते हैं उसका उत्सर्जन करते हैं कार्बन का, वो दोनों अनुपस्थित रहे। तो इससे ही पता लगाया जा सकता है कि इसकी स्थिति क्या है, उसको कितना गंभीरता से लिया जा रहा है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला आर्टिकल है एक नवजात तारे की सर्कमस्टेलर डिस्क के बारे में। तो अभी खगोलविदों ने मिल्की वे आकाशगंगा के लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड के एक तारे के चारों ओर एक
सर्मल स्टेलर डिस्क की खोज की है। इसे लार्ज मैगेलैनिक क्लाउड मिल्की वे की उपग्रह आकाशगंगाओं या सामान्य आकाशगंगा मतलब कहा है। अभी तक खगोलविदों ने केवल मिल्की वे आकाशगंगा ही सरकम स्टेलर डिस्क वाले नवजात तारों की खोज की थी। तारों का निर्माण धूल या गैस से होता है और तारे के निर्माण के बाद शेष बची हुई जो धूल या गैस होती है वे कक्षा में घूमती रहती है। ये धूल और गैस नवनिर्मित तारों के चारों ओर संचित होने लगती है तथा संचित होकर एक बलय के उसका बलय का रूप धारण कर लेती है और इस बलय को ही सर्कमस्टेलर डिस्क कहा जाता है। इसके लाभ क्या होते हैं? तो इसकी खोज उच्च द्रव्यमान वाले तारे के निर्माण से संबंधित समझ का भी विस्तार करेगी। अटाकामा लार्ज मिलीमीटर या सब मिलीमीटर एरे टेलीस्कोप के बारे में देख लेते हैं। तो ये एक अत्याधुनिक रेडियो टेलीस्कोप है। ये मिलीमीटर और सब मिलीमीटर तरंग दैर्घ्य पर खगोलीय पिंडों का अध्ययन करता है। ये स्थान अटाकामा मरुस्थल चिली में स्थित है। हमारा अगला आर्टिकल है स्नेक बाइट के बारे में, जो स्नेक बाइट से हो रही मौतें यानी भारत में सर्पदंश से जो मौतें होती हैं उसके बारे में। तो अवॉइडेबल डेथ्स नेटवर्क, ये विशेषज्ञों ने जो सर्पदंश से जो जीवन रक्षक समाधान खोजने हेतु तो उड़ीसा के एक गांव में एक केंद्र स्थापित किया है। ADN एक ऐसा नेटवर्क है जिसके विश्व भर में सदस्य हैं और ये प्राकृतिक विपदाओं से लोगों की मृत्यु से रोकने के लिए समर्पित है, उनकी रक्षा करता है। भारत में प्रतिवर्ष 50,000 से अधिक लोगों की सर्पदंश से मृत्यु हो जाती है। WHO ने जून 2017 में औपचारिक रूप से सर्पदंश के विष के आघात को सर्वोच्च प्राथमिकता वाले उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के रूप में सूचीबद्ध किया था। भारत ने 2015 में WHO की सर्पदंश विष आघात रोकथाम और नियंत्रण रणनीति की पुष्टि भी की थी। हमारा अगला आर्टिकल है सब नेपच्यून्स के बारे में। तो अभी 6 नेपच्यून्स ग्रहों की खोज की गई है। उन्हें ऑर्बिटल रेजोनेंस मानक नामक एक दुर्लभ स्थिति में पाया गया है। ऑर्बिटल रेजोनेंस तब घटित होता है जब परिक्रमा करने वाले पिंड होते हैं उनकी कक्षीय अवधि एक निश्चित अनुपात जैसे कि 2:3 में पूरी होती है। उदाहरण के लिए एक ग्रह जब तक अपने तारे की 2 बार परिक्रमा करता है तब तक दूसरा उसी ग्रह तारे की 3 बार परिक्रमा कर लेता है। ये एक सतत और निश्चित पैटर्न बनता है। सब नेपच्यून ग्रहों के बारे में देख लेते हैं। तो ये पृथ्वी और नेपच्यून यानी वरुण, इसको हिंदी में वरुण बोलते हैं नेपच्यून को, इसकी ग्रह की त्रिज्याओं के बीच की त्रिज्या वाले ग्रहों के सब नेपच्यून ग्रह कहा जाता है। यह सूर्य जैसे सभी तारों के आधे से अधिक आसमान क्लोज कक्षाओं में पाए जाते हैं। ये शैलें जल और गैसों से मिलकर बने होते हैं। इसके कारण इन ग्रहों का द्रव्यमान और घनत्व का निर्माण होता है। हमारा अगला आर्टिकल है एग्जिट पोल के बारे में। अभी तो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं तो अभी एग्जिट पोल के बारे में तो आना ही आना था। तो अभी हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने विधानसभाओं के आम चुनाव के लिए एग्जिट पोल्स के प्रकाशन की समय सीमा का पुनर्निर्धारण किया है। जब मतदाता अपना मत देकर मतदान केंद्रों से बाहर निकलते हैं तो उस दौरान एग्जिट पोल किया जाता है। एग्जिट पोल मतदान के तुरंत बाद किया जाता है। इसमें केवल वोटर्सों को ही शामिल किया जाता है। एग्जिट पोल के नतीजों के संचालन और प्रकाशन के लिए दिशा निर्देश इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जारी करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये शक्ति संविधान के अनुच्छेद 324 से लेता है और लोक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126A से भी लेता है। RPA 1951 की धारा 126A चुनाव आयोग द्वारा तय की गई अवधि के दौरान एग्जिट पोल के परिणामों को प्रसारित करने पर रोक लगा सकती है। हमारा अगला आर्टिकल है नागार्जुन सागर बांध के बारे में। तो ये नागार्जुन सागर बांध दुनिया का सबसे बड़ा चिनाई वाला बांध है। इस बांध का नाम महान बौद्ध विद्वान नागार्जुन के नाम पर रखा गया और ये नालगोंडा जिले जो तेलंगाना में है यहाँ पर कृष्णा नदी के ऊपर बनाया गया है। इसका उद्देश्य बहुउद्देशीय सिंचाई और जलविद्युत परियोजनाओं पर ध्यान रखते हुए बनाया गया है और ये नेहरू जी ने इस तरह की परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा दी थी। इस बांध के करीब एथिपोथला झरना और श्रीशैलम वन्यजीव अभ्यारण्य भी यहाँ पर स्थित हैं। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के प्रावधानों के अनुसार ये नागार्जुन बांध का नियंत्रण और देखरेख का काम तेलंगाना सरकार कर रही है। श्रीशैलम परियोजना का नियंत्रण आंध्र प्रदेश के पास है। हमारा अगला आर्टिकल है महासागर के बारे में। तो मेरीटाइम हेड फॉर एक्टिव सिक्योरिटीज एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो ये महासागर वस्तुतः ये भारतीय नौसेना की एक आउटरीच पहल है।
ये सभी के लिए सक्रिय सुरक्षा और विकास हेतु क्षेत्र की समुद्री प्रमुखों के बीच एक उच्च स्तरीय वर्चुअल वार्ता है। मतलब ये मतलब वर्चुअली ऑनलाइन वार्ता करते हैं। इसमें हिंद महासागर क्षेत्र के तटीय देश, इसमें बांग्लादेश, कोरोसोमोस और केन्या, मेडागास्कर, मालदीव, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशेल्स, श्रीलंका, तंजानिया आदि प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं। ये महासागर पहल का पहला संस्करण था। इसकी थीम थी सामान्य चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए सामूहिक समुद्री दृष्टिकोण। ये सरकार की सागर क्षेत्र के सभी के लिए सुरक्षा और विकास पहल के अनुरूप है। हमारा अगला आर्टिकल है या और लास्ट भी है। ये हेनरी किसिंजर, ये अमेरिका के बहुत बड़े डिप्लोमेट थे। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है 100 वर्ष की आयु में। मतलब इनकी जन्म हुआ था 1923 में और 2023 में मरे हैं, तो पूरी 100 साल की एज मतलब ये जिए हैं। तो जो जब शीत युद्ध था उस काल में ये प्रमुख अमेरिकी प्रमुख राजनयिक हेनरी किसिंजर की अभी 100 वर्ष में मृत्यु हो गई है। तो अब इनका योगदान क्या रहा ये देखते हैं। उन्हें वियतनाम युद्ध में अमेरिका के बाहर निकलने के लिए शांति वार्ता आयोजित करने और महत्वपूर्ण योगदान दिया था उन्होंने। इसके लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया था। वे सोवियत नेताओं के साथ दितांत यानी तनाव शैथिल्य वार्ता में भी शामिल थे। हेनरी किसिंजर चीन के साथ पूर्ण कूटनीति संबंध स्थापित करने हेतु अमेरिका के लिए आधार तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत में हेनरी किसिंजर को बांग्लादेश मुक्ति संग्राम 1971 के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है, इसलिए भारत के लोग इनको खलनायक मानते हैं। और इनकी रचित कुछ पुस्तकें भी हैं। इसमें वर्ल्ड ऑर्डर ये 2014 में आई, ऑन चाइना ये 2011 में आई, और भी इनकी बहुत पुस्तकें हैं, ये 2 मेन हैं। ये राजनयिक कौशल और रियल पॉलिटिक व्यवहारिक राजनीति के समर्थक इनके चरित्र में इनके झलकता है। तो आज के हमारे सारे आर्टिकल फिनिश हो गए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।